So hey my dear students, welcome back to your channel Sidwali classes. I am your teacher and friend Samin Purohit. She is smiling. ऐसा मत करा करो, हमें भी घबराहट हो जाती है. So let's start today. We are going to study about physics. This is your first chapter, electricity. I think I should say current and electricity because in my teaching career I have seen that most of the students must be curious about knowing what is the difference between current and electricity. So should I start? You should say yes by all means. Class, should I start? But before that, our dialogue. How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? Okay, we are going to start. Try to understand. Have patience with me. Definitely after this lecture, you will be confident in current and electricity. तो बच्चों हमारा पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी. क्या नाम है? देखो थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा क्लास 9th से, इवन फिजिक्स के बेसिक्स से. हम लोगों ने जब पढ़ा होगा तो ये चीज जानी होगी कि वट एवर इज प्रेजेंस इन दिस यूनिवर्स, इधर इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैटर और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो कुछ भी दुनिया में है या तो वो मैटर है या फिर एनर्जी है. मैटर किसको बोलते हैं? एनीथिंग विच हैव स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर. तो ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको छोड़ देते हैं. बात आती है एनर्जी की. व्हाट इज एनर्जी? नो डेफिनेशन. की है कि नहीं? जल्दी बोलो. क्या एनर्जी की फिजिक्स में कोई डेफिनेशन है? मैं बताता हूं. वर्क सुना आपने? वर्क बोलो हाँ या ना. वर्क को करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड. तो सिंपली फिजिक्स में बोलते हैं एनर्जी इज दैट विच इज रिक्वायर्ड. क्या कैमरे में दिख रहा है? टू डू वर्क. किसी भी काम को करने के लिए हमको जो भी चाहिए होती है उसको एनर्जी कहते हैं. ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, वापस आता हूं. क्लास 9th में बच्चों हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टार्ट किया. क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं अबाउट साउंड. साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसकी डिटेलिंग हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी है. साउंड क्या होता है, वेव किसे कहते हैं, जिस पैटर्न में एनर्जी ट्रांसमिट होती है. दो टाइप्स की वेव आप पढ़ के आ रखे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है. ठीक है, हम लोग आ रहे हैं एनर्जी की फॉर्म किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इन शॉर्ट हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी. अब यहां पे पहली कहानी आती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. क्या बोलेंगे? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. तो मेरे साथ थोड़ा सा आप लोग रिपीट करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स. मॉडर्न टाइम्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पहले लाइट के लिए आग का इस्तेमाल होता था. किसका इस्तेमाल होता था? तो एंशियंट टाइम में अपन लोग आग वाग जला लेते थे, लेकिन मॉडर्न टाइम में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं. समझ में आई बात? हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेशन लिखेंगे. शाबाश, हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिसिटी. और जरा डिफाइन कर लेते हैं. एग्जामिनर ने पूछ लिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो अपने पास जवाब होना चाहिए. लिखिए अभिषेक, बैठिए. इलेक्ट्रिसिटी इज एन हाँ ठीक है. यहाँ कुछ लाइट बड़ी साफ दिख रहा है? ओके. इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स. इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स. लिख लिया बच्चों? लिख लिया? अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है. थोड़ा सा एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए थोड़ा सा लिख लेंगे. तो लिखिए, nowadays it is used widely, widly. Nowadays electricity is used widely in our homes and in transport for lightning, lighting, for lightning, comma, operating fans and heating purposes.
एंड हीटिंग पर्पसेस। लिख लिया बच्चों? ओके अब नेक्स्ट लिखिए टर्म्स टू बी डिफाइंड, टर्म्स टू बी डिफाइंड। ये एग्जाम में नहीं लिखना है तो मैं समझा रहा हूं। टू अंडरस्टैंड electrostatic, terms to be defined to understand electrostatics, electrostatics। लिखिए इतना, बोलो हाँ या ना। अच्छा मैं श्योर हूं आप ये जानना चाह रहे होंगे कि सर आपने लिखा है टर्म्स टू बी डिफाइंड टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? सवाल बनता है ना, सवाल बनता है कि नहीं बनता कि सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? तो बेसिकली बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पे होता है, ध्यान से सुनिएगा, स्टैट मतलब होता है एट रेस्ट, सुना है स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी, स्टैट स्टैग्नेंट, और इलेक्ट्रो टर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज पार्टिकल। तो हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लगाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें लिखेंगे इट इज अ branch of physics, it is a branch of physics which deals with charge particles at rest, charge particles at rest, their influence in the surrounding, their influence in the surrounding, ब्रैकेट में लिखना 3D, 3-D, their influence in the surrounding। लिख लिया? समझ में आई बात? शिवम कोई प्रॉब्लम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी चार्ज पार्टिकल के बारे में जानते हैं और ये समझते हैं कि चार्ज पार्टिकल अपने 3D स्पेस में सराउंडिंग में क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्लियर है? क्लियर है? ओके अब देखो सबसे पहले सवाल बनता है कि सर चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है? पहले ये तो समझा दो कि चार्ज बॉडी का मतलब क्या है। जानते हैं आप में से कोई? हाँ या ना बताइए जोर से। इसको बताने के लिए तो स्कूल मुझे सैलरी देता, हाँ या ना? इसको बताने के लिए तो आपके पेरेंट्स मेहनत का पैसा हमें दे रहे होते हैं। चलिए हेडिंग लगाएंगे चार्ज पार्टिकल और अच्छे से समझेंगे कि भैया ये चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल क्या होता है। चार्ज बॉडी कहिए, चार्ज पार्टिकल कहिए। देखिए ध्यान से सुनिए, हर बच्चा आई थिंक ये जानता है कि हर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? और उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। किसी एक एटम का एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। कोई भी, हाही, लिबिब्कन, ओफ्री, नामक, अल्सी, पास्कल में से कोई एक बता दीजिए। ऑक्सीजन, क्या बोला? ऑक्सीजन। बच्चों एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 8। वेरी नाइस। और एटॉमिक मास 16। जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खोलेंगे। ओ सॉरी, एटॉमिक नंबर कितना? 8। जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खोलेंगे। वेरी गुड, 2,6। बोलो ठीक है। अब मुझे जरा ये बताओ इनकी स्टेबिलिटी का रूल क्या होता है? एक ऑक्सीजन स्टेबल कब होगा? अभी तो ये नेसेंट है, दुनिया में नया नया आया है, भंवरे की तरह भंवरा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ये स्टेबल कब होगा? क्या यही रूल है? नहीं, इसे कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्या बोलेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करना, यानी इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में सबसे बाहर वाली, करेक्ट मानवी, सबसे बाहर वाली जेब में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। करेक्ट? अच्छा अब ये एटम है, जरा मुझे बताओ इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? 8। अरे इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? +8। और अब ये एटम इसने कुछ लिया नहीं दिया नहीं, जरा बताओ नेगेटिव चार्ज कितना है? -8। कितना है? -8। टोटल कितना हो गया? 0। +8 -8 0। हम कहते हैं दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसके पास चार्ज तो है बट कलेक्टिवली 0 है, तो ये अभी चार्ज पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता है। समझ में आ रही कहानी? बोलो हाँ या ना। चलो अब हम ये मानते हैं कि किसी ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए।
क्या दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, बोलो 2 8, हो गया कंप्लीट। क्या ये एटम बना कि आयन बना, आयन बना, क्या बना, आयन। क्या इसको दिखाने का तरीका O के ऊपर 2 माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा। ये बन गया है ऑक्सीजन आयन, और सही बोला मानवी ने, इसको कहेंगे एनायन। क्या बोलेंगे, एनायन, एन फॉर नेगेटिव, एनायन बन चुका है। क्लियर है यहां तक। अच्छा अब ध्यान से सुनो, इसके पास क्या आ गया, ये क्या दिखाई दे रहा है इस पे, चार्ज। क्या दिखाई दे रहा है, चार्ज। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। ये पार्टिकल चार्ज पार्टिकल बन चुका है। क्या मैं आपको समझा पाया, क्या आप समझ पाए। इसको नोट कीजिए, फिर हेडिंग लगाएंगे चार्ज पार्टिकल। बोलो यहां तक समझ में आया। इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग लगाएंगे चार्ज पार्टिकल। कुछ डिस्कशन कर रहे हैं क्या। अच्छा देखो, कुछ मुझसे गलती हो जाए तो आप करेक्ट करवा दीजिएगा, ठीक है। मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूं कि कैमरे के आगे मेरी भी थोड़ी सी हालत खराब होती है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिएगा। हेडिंग लगाएंगे चार्ज, ये नोट करेंगे, फिर हेडिंग लगाएंगे चार्ज पार्टिकल। असल में इसकी शुरुआत यहीं से होती है, थोड़ी सी केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स स्टार्ट होती है। सही है, आवाज कम आती है आपकी, सही है। ओके। आज बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे यार, डोंट वरी, बढ़िया से स्टडी करेंगे, चिंता मत करो। तब तक मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो। चलो, तो एक और हमने एग्जांपल लिया एक चार्ज पार्टिकल का, जिसका नाम था सोडियम। इसके पास बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं जब ये एटॉमिक स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, एटॉमिक स्टेट में। आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 में लिखा जाएगा। फर्स्ट शेल में 2 ही आ सकते हैं, मैक्सिमम कैपेबिलिटी का रूल होता है, हुंड ने दिया था, क्लास 11 में पढ़ेंगे। अगले शेल में 8 ही आ सकते हैं, और 11 में से 10 आपने भर लिए तो बचा एक, वो आएगा आउटर मोस्ट शेल में। किस शेल में, इसी को वैलेंस शेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैलेंस। यहीं से वैलेंसी डिसाइड होती है। तो ये अपने लास्ट शेल में 8 पूरे करने के लिए एक किसी को दे देगा। मैंने लिखा यहाँ पे गायब, मतलब किसी और को दे देगा। जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, इसके पास बचेंगे 11 पॉजिटिव चार्जली प्रोटॉन और 10 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल +10 माइनस +11 -10 मिलके बनेगा +1, और वही पॉजिटिव चार्ज हमने इस पे दिखाया है। समझ में आई कहानी, आई कि नहीं। अब मुझे बताओ, किसी भी स्पीसीज पे, इनको स्पीसीज भी कहा जाता है, किसी भी स्पीसीज पे प्लस या माइनस चार्ज लाने की मूलभूत जिम्मेदारी, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पार्टिकल की है, जिसके शेयर होने से चार्ज आता है। उस पार्टिकल का नाम क्या है, क्या नाम है। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटली, किससे करवाएंगे, डेफोडिल का नंबर तो मेरे पास है बस, काला मैडम। दैट इज वाई, ए लिसन, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल फ्री चार्ज पार्टिकल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल। समझ में आया फंडामेंटल का मतलब, यही है बेसिक। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन के अलावा और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप प्रोटॉन हिला सकते हैं, भाई क्यों नहीं हिला सकते। प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों नहीं होता, बड़ा शानदार सवाल है। एनर्जी तो दी जा सकती है, हीट करेंगे एनर्जी मिलेगी, लाइट डालेंगे एनर्जी मिलेगी। बिकॉज द मास ऑफ प्रोटॉन इज 183 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बहुत मोटा है यार, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। सबने पढ़ रखा है, भारी चीज को चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। दैट इज वाई प्रोटॉन इज इमूवेबल। क्या बोलेंगे, जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है ना, प्रोटॉन नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। कौन जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। आई बात समझ में। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg का चार्ज होता है। -31 बहुत छोटी वैल्यू है। समझ में आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, अगर फ्लो में मैं वैल्यू गलत बता गया होगा। वैसे तो मुझे अमूमन याद रहते हैं। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इज द चार्ज, इज द मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हाँ,
इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल चार्ज्ड पार्टिकल, नोट करने वाली चीज है, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, इनसे भी छोटी चीज होती है जिसे हम कहते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं? क्वार्क होते हैं। ऐसा समझ लो जिन क्वार्क से मिल मिल के प्रोटॉन बन रहा है, क्वार्क से मिल मिल के इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। लेकिन क्वार्क को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाएगा 10th में। पूछो क्यों? क्योंकि क्वार्क फ्री नहीं होते हैं। क्वार्क फ्री नहीं होते हैं भाई, समझ में आ रही कहानी? क्वार्क फ्री नहीं है ना, तो जब फ्री है ही नहीं तो आप उसके बारे में क्या डिस्कशन कर लोगे? आप तो सिर्फ किसका ट्रांसफर कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है जो कि फ्री है, दे दे ले ले। इस वजह से हम क्वार्क को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कहानी समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग लग रही है? क्या कुछ नया नॉलेज आ रहा है? ठीक है, तो ये लाइन याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल कौन सा है, तो अपन का आंसर आया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या चार्ज पार्टिकल का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे कि आपने सर बोल तो दिया कि स्पीसीज पे, बॉडीज पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोड्यूस। लेकिन अभी भी आपने ये नहीं बताया कि चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे। क्या मैंने बताया? नहीं बताया। बता दूं? लिखना स्टार्ट करेंगे। A body is said to be charged. A body is said to be electrically charged लिखिएगा। A body is said to be electrically charged either if it loses electrons, or it gains electrons, full stop. The charge is an ability due to which a charged body can attract another charged body by applying electrostatic force. तो बच्चों, एक चार्ज होने का मतलब होता है कि किसी भी स्पीसीज पे या बॉडी पे एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी एबिलिटी आ गई है जिसके कारण वो सराउंडिंग में प्रेजेंट दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकती है, और इस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम होता है? क्या काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? क्या नेचर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? क्या ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है या रिपेल भी करता है? पता होगा आपको। नहीं पता? बोलो हाँ या ना। ओके, नो वरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक चार्ज पार्टिकल जब दूसरे चार्ज पार्टिकल पे लगाता है तो उसे खींच भी सकता है और दूर भी फेंक सकता है। आपने मकड़ी का जाला देखा है? क्या काम होता है स्पाइडर वेब का? सोच के बताना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पाइडर वेब जब मकड़ी अपना इतनी मेहनत से जाला बनाती है, क्या काम करता है उसका जाला? क्या सिर्फ ट्रैप ही करता है कि और कुछ भी? दिमाग चलाओ। घर तो हमारे में रहते हैं यार वो। शाबाश। दो काम करता है, एक तो छोटी मोटी चीज को खींच लेता है, फंसा लेता है, भोजन मिटाता है, अपनी भूख मिटाता है। दूसरा, कोई भारी भरकम प्रीडेटर आया तो जाला ऐसा हिलता है कि मकड़ी को पता चल जाता है कि भैया भाग लो, कोई आने वाला है। बोलो हाँ या ना। दोनों काम करता है। उसे इंफॉर्मेशन भी देता है कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है, प्रे आया या प्रीडेटर आया। समझ में आई कहानी? उसी टाइप से देखो ध्यान से, अगर ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसको हम ऐसे दिखाएंगे प्लस क्यू से। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज, जिसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जानना चाह रहे हैं, तो हम नाम देते हैं सोर्स चार्ज। क्लियर है? इस चार्ज पार्टिकल के इस पॉजिटिव चार्ज के कारण सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? जो कि
इनविजिबल होती है। अगर मैं चार्ज हूँ तो मेरे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, आपको आंख से नहीं दिखाई देगा, सिर्फ महसूस होगा। कैसे महसूस करते हैं? जैसे जो मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, साउंड, उसको आप कहाँ से फील कर पा रहे हैं? कानों से। तो कान होने चाहिए। वैसे ही मैंने बताया था, एक चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आपके पास तरीका होना चाहिए, दूसरा चार्ज पार्टिकल। क्या होना चाहिए? दूसरा चार्ज। उसके बिना हम नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा एक टेस्ट चार्ज। क्या रखा? टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट करने का काम करेगा। क्या टेस्ट करेगा ये? कि क्या आसपास सोर्स चार्ज है कि नहीं है। क्या चेक करेगा ये? कि क्या आसपास सोर्स चार्ज है या नहीं। बोलो, बात समझ में आ रही है? ओके। अब एक सवाल आता है कि इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैला हुआ है? तो हम बोलते हैं सर इन्फिनाइट तक। क्या बोलते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फिजिक्स में इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है? मैंने कई बार ऑप्टिक्स पढ़ाते हुए आपके साथ शेयर करा है। क्या इन्फिनाइट का आंसर 1 मीटर होता है, कि 2 मीटर होता है, कि 3 मीटर होता है, कि 3000 किलोमीटर होता है? बताओ जरा। ठीक है, 3000 भी नहीं होता। हाँ, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। कि इन्फिनाइट का सेंस होता है सर इसके कंपैरिजन में बहुत दूर। क्या बोलेंगे? इसके कंपैरिजन में बहुत दूर। मान लीजिए हम ये मानते हैं कि इस टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड हुआ 1 मीटर तक, तो 1 मीटर के बाद ये धीरे धीरे वीक पड़ेगा। तो 1.5 मीटर, 2 मीटर, या उसका 10 टाइम्स, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर हमारे लिए हो जाएगा इन्फिनाइट। बोलो, बात समझ में आई? तो फिजिक्स में बच्चों इन्फिनाइट का सेंस ये होता है। जैसे मैं कहूँगा एक लेंस की फोकल लेंथ 0.2 सेंटीमीटर है। कितनी है? तो 0.2 सेंटीमीटर का कर लो 10 टाइम्स, कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो उस लेंस के लिए 2 सेंटीमीटर को इन्फिनाइट माना जा सकता है। यही कंसेप्ट है इन्फिनाइट का। आपको पता होगा इन्फिनिटी डिफाइन ही नहीं होता है, एक अंदाजा लगाते हैं। तो इन्फिनिटी का सेंस समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो एक सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट तक फैला हुआ होता है। हम फिजिक्स में इसको डिनोट करने के लिए लाइंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और ये लाइन रेडियली आउटवर्ड दिखाई जाती है। जैसे ये एक सर्कल का सेंटर और सरकमफेरेंस पे आप ऐसे बनाते हैं। बोलो हाँ या ना। बच्चों इसी ड्राइंग को कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? क्या मैं रेडियली आउटवर्ड बोर्ड पे लिखूं? क्या आप समझ गए? अच्छे बच्चों, तुम समझ जाते हो। तो हमने क्या करा, इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड दिखा दिया। अब एक बात और समझने वाली है, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलेगा। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है, Q माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे दिखाया जाता है। बोलो ठीक है? बोलो ठीक है? चलो ठीक। अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अब इस टेस्ट चार्ज से हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो तरीका क्या होता है बच्चों, हम लोग इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से धीरे धीरे, हौले हौले इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करवाएंगे। हमको भी पता ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है। हमको पता है क्या? नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो गया है? सोचो, पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस गया? रिपेल होने लग जाएगा। बिल्कुल सही बोला अभिषेक ने। अभिषेक के लिए तालियां एक बार। जैसे ही मैं इस टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे करके, धीरे धीरे क्यों चलाते हैं ये 11th में बताऊंगा। अभी कंसेप्ट इतना टाइम नहीं है कि ये बताऊं कि उसको नॉन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन क्यों कराया जाएगा, वो बात की कहानी। धीरे धीरे ले गए, धीरे धीरे ले गए। सोर्स चार्ज के पास आते ही, सोर्स चार्ज के इन्फ्लुएंस में आते ही, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा मजबूत हो जाएगा, मान लो इस पॉइंट पे है बहुत मजबूत, ई डिनोट करता है किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको डिनोट करता है? और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि इस चार्ज को यहाँ पे आने पे कितना धक्का महसूस हो रहा है, उस रेशो को हम कहते हैं इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, तो अपन इसको धक्का दे दे करके ऐसे चला चला के चला चला के चला चला के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके आए, और हमको क्या लगा, इसको रिपेल करने लग गया, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव और सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव, तो धक्का लगना स्टार्ट होगा। बोलो हाँ या ना। अब आप क्या करोगे, इसको आगे चलाने के लिए और ताकत लगाओगे और आपको महसूस हो जाएगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गए। बोलो आया कुछ समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। तो हमने सीख लिया कि एक सोर्स चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है?
हेडिंग लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर लेते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या मैं अलग को कॉपी कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा? तो किसको कर रहा हूं? अपनी पहचान बता रहा हूं। चल ठीक है, थैंक यू। हेडिंग लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे। इट इज द 3D space. It is the 3D space around a source charge. It is the 3D space around a source charge in which its influence ब्रैकेट में लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ब्रैकेट में लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी, ब्रैकेट क्लोज, कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, इतनी इंग्लिश तो समझ में आती है मेरे ख्याल से सबको। यही तो सीबीएसई में लिखना होता अपन को, एक्सपीरियंस। बोलो समझ में आ गया? इसको बना लेंगे जरा, आसान हो जाएगा। दिस इज द मेथड बाय विच वी शो एनी चार्ज पार्टिकल। रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस आर ड्रॉन imaginary to show the electric field. Getting or not? Yes. हमारे पास सुपर एक्साइटेड स्टूडेंट्स भी हैं जिनके कारण हमें मोटिवेशन मिलती रहती है कि और अच्छा पढ़ाओ। And the name of that boy is Shivam. इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज का सिंबल है, क्यू नॉट। आप क्यू भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सोर्स चार्ज को कई बुकों में कैपिटल क्यू भी लिखा जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंबल्स तो हम डिसाइड करते हैं ना। बोलो इतना क्लियर? yes, क्या हम आगे बढ़े? yes, क्या रिकॉर्डिंग चल रही है? ठीक है, चलिए। इतनी कहानी सबको समझ में आई? जब भी आपसे कोई बोलेगा, देखो किसी ने आपसे बोला कि यहाँ पे एक 3 माइक्रोकूलाम, 3 माइक्रोकूलाम, कूलाम क्या है? एसआई यूनिट है, किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड की। किसकी? के मैग्नीट्यूड की। तो मान लो Q का वैल्यू है +3 माइक्रो, सोर्स चार्ज का वैल्यू है +3 माइक्रोकूलाम। किसी ने आपसे बोला कि आप एक टेस्ट चार्ज लाओ। अब सवाल है कि सर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना रखना चाहिए? उसका नाम ही टेस्ट है। हम कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? और यूनिट का मतलब होता है 1। तो कितना कूलाम का रखें? 1 कूलाम या 1 माइक्रो कूलाम। 1 कूलाम रख लें। एक काम करता हूँ, इसे भी कूलाम में लिख देता हूँ, माइक्रो छोटी यूनिट होती है, कूलाम में लिख लेते हैं। तो हमने रखा टेस्ट चार्ज 1 कूलाम का। ठीक। अब किसी ने बोला कि सर इस सोर्स चार्ज से 2 मीटर की डिस्टेंस पे, कितने मीटर की डिस्टेंस पे? चलो आसान कर लेते हैं, यूनिट डिस्टेंस पे। किस डिस्टेंस पे? और यूनिट डिस्टेंस का मतलब होता है 1 मीटर। आपने सर क्यू नॉट रखा हुआ है, बताओ तो इस पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? आप बहुत देर से बकबक कर रहे हो ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। उसने कहा बता दो कितना लगता है। क्या बोला? बता दो कितना लगता है। तो भाई इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड दुनिया को किसने सिखाया? सोचो किसने सिखाया? साइंटिस्ट कूलम ने। किसने सिखाया? कूलम ने। इसीलिए उनके सम्मान में चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड की एसआई यूनिट कूलम रखी गई है। बोलो कहानी समझ में आई? कूलम से याद रहेंगे? ओके। तो साइंटिस्ट कूलम ने बोला कि अगर कोई क्यू सोर्स चार्ज, क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज से r डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है? तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड k q इंटू क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर से दिया जाएगा, जहां पे q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सोर्स, क्यू नॉट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्टिंग चार्ज, और r क्या है?
उनके बीच का डिस्टेंस क्या है आर, उनके बीच का डिस्टेंस। तो अपन ने कहा हम भी निकाल लेते हैं। F इक्वल्स टू के की वैल्यू होती है, भूल गया मैं, एक मिनट, कूलाम्स कांस्टेंट के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। अभी यूनिट में नहीं जा रहे हैं, यूनिट बाद में सीखेंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, बोलो, पूछो ना। ऐसा था जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स डिसाइड करा जा रहा था, तो एक्सपेरिमेंट से महसूस करा गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं है। कोई एक फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। तो साइंटिस्ट कूलाम ने एक्सपेरिमेंट कर करके ये नंबर निकाला और फिर फोर्स सही आने लगा। कुछ बात समझ में आई। तो ये कूलाम कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम फोर्स का मैग्नीट्यूड डिसाइड करते हैं तो कूलाम कांस्टेंट को लेना पड़ता है। बोलो ठीक है। अच्छा, तो k की जगह हमने डाला 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, दैट इज 3 इंटू 1। यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं, लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो, अभी बताऊंगा कि लगाते हैं कि नहीं लगाते। अपॉन डिस्टेंस इनवर्स स्क्वायर ऑफ इनवर्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने 1 मीटर मानी तो 1 का स्क्वायर। तो जरा कैलकुलेशन मार के बताएंगे फोर्स कितना आया। 9 3 टाइम्स 27 इंटू 10⁻⁹। नीचे 1 है, उसका कोई यूज फिलहाल हमने नहीं करा। यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन। क्या होता है, किसी भी टाइप का फोर्स हो यूनिट हमेशा न्यूटन रहेगा। बात समझ में आई। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे दूसरा फोर्स क्लास 9th में तो पढ़ा था, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो न्यूटन रहेगा। बोलो ठीक है। तो हमने कहा सर इतना फोर्स लगता है, क्या बोला, इतना फोर्स लगता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब किसी ने हमसे पूछा कि भैया फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, तो उसने कहा डायरेक्शन भी बता दो, किस डायरेक्शन में लगेगा। क्या बोला, डायरेक्शन बताओ किस डायरेक्शन में लगेगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, देखो यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज भी क्या ले रखा अपन ने, पॉजिटिव। तो प्लस प्लस अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट को इधर धक्का देकर हमने बता दिया वेक्टर एफ से कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। बोलो ठीक है। अगर मैं सोर्स चार्ज हूं, ये पॉजिटिव है, तो मैं ये मुझे इधर धक्का देगा, ऐसे। क्लियर है कहानी, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका है, सपोज दैट मैंने यहाँ ए नाम दिया, बी, तो मैं कहूंगा फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ वेक्टर बना दूंगा, समझा दूंगा लोगों को। बोलो कहानी समझ में आई, बोलो कहानी समझ में आई, ठीक है। एक चीज और मेरे से मिस हो गई कि एक ही इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं करा। आप जानते हैं शायद, सबको रटा हुआ है। 1.6 इंटू -19 कूलम। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कि प्रोटॉन का चार्ज है, नहीं ये प्रोटॉन का है भैया। हाँ ये प्रोटॉन का है, इसमें अपन ने प्लस लगा रखा है जो दिखता नहीं है। अरे प्रोटॉन का है भाई, इलेक्ट्रॉन का लिखना होगा तो -1.6 -19 कूलम। अब सवाल ये आता है कि सर ये प्लस और माइनस से समझाना क्या चाहते हो। एक मीम नहीं है, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, सुबह पनवेल निकलना है। बोलो सर सुबह पनवेल निकलना है, बोलो पनवेल निकलना है, मुझे भी निकलना है, आओ वापस आते हैं। देखो कहानी शुरू होती है बेंजामिन फ्रैंकलिन से। किससे स्टार्ट होती है, नाम याद रखेंगे। बहुत पहले की बात है जब थियोक्रेसी चला करती थी। थियोक्रेसी कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ प्रीस्ट, किसको बोलते हैं, पादरियों की सत्ता। उस जमाने में ये माना जाता था कि पादरियों ने जो बोल दिया वही सत्य है। क्या माना जाता था, पादरी अगर कहते हैं कि रात को सूरज निकलता तो भाई मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो सजा हो जाएगी, मौत की सजा भी दी जा सकती है, आप उनकी बात को नहीं काट सकते हो। हालांकि ऐसा स्टेटमेंट कोई पादरी देंगे नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा लेना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया तो हुआ ये कि साइंस धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, आसमान में बिजली कड़कती थी, और बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में बात आती थी कि इस संसार को जिसने भी बनाया, जो भी घटनाएं यहाँ पे हो रही है वो सब
साइंस भी कर सकती है। आज तो आपको पता है ना, आर्टिफिशियल क्लाउडिंग से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराया जा सकता है। बोलो हाँ या ना। पर बच्चों उस जमाने में कोई इस बात को मानने को तैयार था ही नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये सोचा कि जो बिजली आसमान में कड़कती है मैं उसको लैब में बना के दिखाऊं, मैं उस चार्ज को दुनिया के सामने लेकर के आऊं। तो लोगों ने माना ही नहीं, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करे। ठीक, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आपको स्पार्क आपने पढ़ा होगा, स्पार्क प्रोड्यूस भी थी। वो पहली बिजली बनी थी अर्थ पे। बोलो कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या करा कि एक पतंग उड़ाई, उस पतंग के धागे पे पतला सा कंडक्टर लगा दिया और उसको ऐसी कोशिश करी कि जहाँ पे क्लाउडिंग होती है वहाँ पे भेजा जा सके। बोलो ठीक है। और आपको पता है कंडक्टर पे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, उस चार्ज को वापस लेकर के आए और दुनिया को ये बताया कि देखो देखो, आप सोच रहे हो ना कि ये कोई सुपर नेचुरल पावर ऊपर बैठ के कर रही है, भाई इतना भी नहीं है। क्या बोला? इतना भी नहीं है, ये चीज़ तो हम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाद में आपने कहानी पढ़ी कि स्पार्किंग भी कैथोड रेज एनोड रेज इन्वेंट करी गई। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। चलो अब कट करके वापस आते हैं कि दो तरह के चार्जेस क्यों नाम दिए गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। थोड़ी सी कहानी आपको याद होगी कि सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रगड़ा गया और फिर क्या हुआ, उनमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया। एबोनॉइट रॉड से वुलन क्लॉथ को रगड़ा गया और उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया। और हमने क्या देखा कि अगर हम ग्लास रॉड जिसको कि रब किया गया था सिल्क क्लॉथ से और ये चार्ज हो गई थी। अच्छा, चार्ज क्यों हुई? क्योंकि जब हमने इन दो बॉडीज को फिजिकली कांटेक्ट में लाए तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों ट्रांसफर हो गया। किसका ट्रांसफर हुआ? क्योंकि फंडामेंटल मूवेबल चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन ही है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस सिल्क क्लॉथ ने ग्लास रॉड को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूँ कि इस पे माइनस माइनस चार्ज आ गया। तो ये कैसी बॉडी बन गई? चार्ज बॉडी। कैसी बॉडी बन गई? अब क्या हुआ, सेम यही सेटअप दोबारा रिपीट करा गया। एक और अपन ने साइंटिस्ट ने ग्लास रॉड ली, कुछ सिल्क क्लॉथ से रगड़ा, उसको भी चार्ज कर लिया। और अभी पता थोड़ी चला चार्ज आया कि नहीं आया, पता अब चलेगा। देखो अब उसने क्या करा, एक ग्लास रॉड जो कि नेगेटिवली चार्ज है दूसरी ग्लास रॉड के सामने लाए और वो क्या हो गई? रिपेल हो गई। रिपेल हो गई। तो पहली बार दुनिया को ये समझ में आया कि दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, जो कि नॉन कॉन्टेक्टिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? अरे फिजिकल कांटेक्ट थोड़ी है, दूर दूर से लग रहा है। बोलो कहानी कुछ क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। तो ये दोनों ऐसे हैं, ये दोनों ऐसे हो गए। अब इसी बीच क्या हुआ, दूसरी जगह एक दूसरे साइंटिस्ट ने इबोनाइट भी एक मटेरियल है ग्लास की तरह, इबोनाइट की रॉड ले ली और इसको रगड़ दिया वुलन क्लॉथ से। किससे रगड़ा? वुलन क्लॉथ क्या होता है? ऊन का कपड़ा। रगड़ा, इस पे भी एक चार्ज आ गया। अब थोड़ी देर के लिए मान लो, मैं एग्जैक्ट तो मिस कर गया, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये वाली रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो बताओ इलेक्ट्रॉन किससे किस में ट्रांसफर हुए? इबोनॉइट रॉड से वुलन क्लॉथ में या वुलन क्लॉथ से इबोनॉइट रॉड में? भाई इस पे प्लस है तो माइनस यहाँ फेंका होगा ना। अरे बोल हाँ या ना। तो इबोनॉइट रॉड से किस पे चले गए? वुलन क्लॉथ में। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ हो गया। ये नेगेटिवली चार्ज बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज। बोलो कहानी समझ में आ रही है? बोलो कहानी समझ में आ रही है? तो आगे इतना आनंददायक पढ़ाया गुरु ने कि शिष्य सो ही गया है। क्या बात, रात को सोया नहीं था? क्या हो गया, तबीयत खराब है तो रेस्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आराम से देख लियो। जा हमारे ऑफिस में जाके सो जा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, सेम सेटअप दोबारा दोहराया। एक वुलन क्लॉथ के साथ इबोनॉइट की रॉड को रगड़ा गया, रगड़ने के बाद दोनों रॉड को पास लाए और फिर से हमने क्या देखा? रिपल्शन हो गया। क्या देखा? रिपल्शन हो गया। अब फिर से दिमाग में घंटी बजी कि यार इसको तो हमने चार्ज करा था। किस मेथड से? फ्रिक्शन से। किस मेथड से?
और इस पे जो चार्ज रुका हुआ है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसके पास फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब साइंटिस्टों ने ये बात बता दी कि टू चार्ज बॉडीज रिपेल्स ईच अदर। क्या बोला? क्या जानना नहीं चाहोगे अट्रैक्ट कहां से आया? बोलो हाँ या ना, पूछो ना। चलो बताता हूं। अब क्या हुआ, ये ग्लास रॉड जो कि बच्चों नेगेटिवली चार्ज थी, इसको लाया गया पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड के पास। अभी हमको नहीं पता है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यार एक आदमी उठा के लाया कि रॉडें आपस में एक दूसरे को रिपेल करती है, ये वाला ग्लास रॉड वाला। दूसरा आदमी उठा के लाया कि मैंने भी एक काम करा है कि इबोनॉइड रॉड जो कि चार्ज है वो क्या करती है, रिपेल करती है। तो समझदार व्यक्ति ने बोला कि एक काम करो, जो दोनों को पास लेके आओ, देखे सही क्या होता है। क्या बोला? पास लेके आओ, देखे तो सही क्या होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे ही एक, क्या स्क्रीन में आ पा रहा हूं मैं? ओके। एक इबोनॉइड रॉड को, जिसको कि हमने मान रखा है पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज ग्लास रॉड के पास लाया गया बच्चों, तो क्या लगता है अट्रैक्ट करेगी रिपेल करेगी? पर उस समय के लोगों को ये थोड़ी पता था। आपको तो आज आंसर पता है कि प्लस माइनस अट्रैक्ट्स ईच अदर। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना, पट्ट से चिपक गई। पट्ट से पड़ा हेडशॉट। क्या पड़ा? हेडशॉट। तो ये रॉड और ये रॉड आपस में चिपक गए। क्या हो गया? आपस में चिपक गए। पट 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 से चिपक गए। अब कहानी घूम गई। उन्होंने कहा टू चार्ज पार्टिकल्स कैन अट्रैक्ट ईच अदर ऑल्सो। क्या बोला? यही कहानी खत्म नहीं होती है। अब इंटरेस्टिंग बात आएगी जहां से पता चलेगा कि चार्जेस प्लस और माइनस दो टाइप के होते हैं। क्या इतनी कहानी पढ़ के समझ में आ रहा है कि प्लस और माइनस क्यों रखा गया नाम? नहीं आ रहा है, मेरी भी नहीं आया था, बट मुझे भी किसी ने पढ़ाया अलग सर की वीडियोस से। अलग सर की वीडियोस में सारी बातें रहती है, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। मेरे एक और गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे फिजिक्स सिखाई, उनको हम बंटी भैया कहते हैं। कॉलेज टाइम पे उनसे मैंने फिजिक्स पढ़ी। और एक और मेरे 11th-12th के टीचर हैं श्री MC पांडे सर, बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स पढ़ाते हैं। कभी समय मिलेगा तो, अलग सर तो खैर बहुत ही व्यस्त है, लेकिन MC पांडे सर और बंटी भैया से मैं आपको मिलवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? बोलो मिलना चाहोगे? चलो, तो मैं सर उन दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम निकाल के आप बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है? वापिस आते हैं। तो क्या हुआ कि जब ये दोनों रॉड आपस में चिपकी, तो जरा ध्यान से सोचो, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, प्लस और माइनस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। बोलो हाँ या ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसके पास कम थे, इसने इसको दे दिए कि ले ले भाई, तेरे पास +2 है, मेरे पास -2 है, मेरे पे -2 का चार्ज आ रखा है, मैं चाहूंगा ये चार्ज खत्म हो जाए। बोलो हाँ या ना। तो मैं माइनस वाले को बोलूंगा ले ले। क्या बोलूंगा? ले ले। और इन दोनों चार्ज पे तो फिजिकल कांटेक्ट हो चुका है। तो कुछ देर बाद हमने क्या देखा कि दोनों ही रॉड न्यूट्रलाइज हो गई। अभी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं। बोलो क्यों? बोलो क्यों? अरे भाई चार्ज चले गया ना, चार्ज लॉस्ट हो गया। इसका प्लस, इसका प्लस और इसका माइनस, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू, इसने प्लस वाले को दे दिया, प्लस वाला न्यूट्रल हो गया। +1 पे एक -1 चले जाएगा तो क्या बन जाएगा? 0, न्यूट्रल हो गया। यही तो मैथ थी। +1 इज एडेड टू -1, द रिजल्ट विल बी 0। समझ में आई कहानी? अब यहां से सर कूलाम को ये बात समझ में आई कि दुनिया में ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जो ये बताता है कि जब दो चीजों को ऐड करो तब भी रिजल्ट 0 आता है। बोलो हाँ या ना। +1 में -1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 0। तो उन्होंने दुनिया को बोला भैया देखो सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स में दो चीजें ऐड होने के बाद भी 0 बनती है, यानी न्यूट्रल बनती है। इस वजह से हम एक टाइप के चार्ज को पॉजिटिव कह देंगे और दूसरे टाइप के चार्ज को नेगेटिव कह देंगे। क्या मैं आपको इस सिखाने में कामयाब रहा कि चार्ज प्लस माइनस क्यों बोले गए? क्या आपको नाम भी पता है कि ये कंसेप्ट किसने दिया? सर कूलाम्स ने। किसने दिया? पक्का? पक्का? थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, पानी वानी पी लेंगे, आप भी पी लेंगे। कुछ नोट करने लायक है तो कर लो बोर्ड से। क्या बच्चों को टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर हो गया? पक्का? किसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिए? सर कूलम्स लगाएंगे भाई, फिजिसिस्ट है। किन्होंने दिए? सर कूलम्स ने।
क्यों प्लस माइनस बनाया? क्योंकि मैथमेटिक्स इस बात को क्लियर करती है कि टू क्वांटिटीज इफ एडेड मे गिव जीरो एज अ रिजल्ट। क्लियर हो गई कहानी? बोलो हाँ या ना। तो एक छोटी सी बात लिख लेते हैं, लिखिए सिमिलर चार्जेस repels each other, similar charges repels each other and opposite charges attracts each other, opposite charges attracts each other। बच्चों इसका मतलब है दो नेगेटिवली चार्ज बॉडीज माइनस माइनस की पास में आएंगी तो रिपेल कर जाएंगी क्योंकि सेम है। दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक दूसरे के पास आएंगी तो भी रिपेल करेंगी, बट अगर एक प्लस एक माइनस सामने आया तो अट्रैक्ट कर जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो कहानी क्लियर है? अच्छा, अब मैं ये भी चाहता हूं कि आज आपको चार्ज महसूस कराया जाए। क्या आप महसूस करना चाहते हैं? छोटी सी चीज लगेगी, स्केल, सूखे हुए बाल और छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर। क्या अरेंज कर देंगे? स्केल, प्लास्टिक स्केल चाहिए मुझे, सूखे हुए बाल जिसे तेल ना लगाया हो, मैंने तो खैर जेल लगा रखा है, मैं नहीं रगड़ूंगा, और छोटा सा पीस ऑफ पेपर। आगे आ जाएं, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। एक छोटे छोटे कागज के टुकड़े काट ले जरा, शाबाश बेटा, छोटे छोटे कागज के टुकड़े काट ले, बिल्कुल हल्के, मास इतना कम हो कि हवा में उठ सके, मास इतना कम हो कि हवा में उठ सके। सार्थक कैमरे पे आ जाइए। तेल तो नहीं लगा रखा? पक्का? घिसो जरा अपने सर पे, स्केल को कैमरे में दिखना चाहिए, आराम से घिसो। आज चार्ज महसूस कराते हैं आपको, शाबाश। अच्छा सुनो ध्यान से, ये काम करते रहेगा, हम बात करेंगे। जब ये इस स्केल को ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं तो इनके बालों से इलेक्ट्रॉन इस स्केल पे ट्रांसफर हो रहे हैं। यकीन मानो ऐसा होता है, यकीन? यस मैम। आइए प्यारे बच्चों, आज हम चार्ज को जरा फील करें, देखें कि क्या वाकई चार्ज नाम की कोई चीज होती भी है कि नहीं होती। ये फिजिक्स की बुक है, इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर रख दिए। क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, अब दिख रहा है? ये पीसेस ऑफ पेपर दिख रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सार्थक से कि इस चार्ज स्केल को हवा में इनके सामने लेकर के आए। देखो चिपके, बोलो चिपके, बताओ हवा में कैसे खींचा? फिर से, अभी हो गया था, अब चल सार्थक लाओ। क्या क्या पीस ऑफ पेपर चिपके? क्या ये लटका दिया? बताओ कौन सा फोर्स था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा फोर्स था? ये स्केल जब सार्थक के बालों पे रगड़ा तो कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सार्थक के हेड से इस पे चले गए। बोलो ठीक है? अब सुनो, इन पीस ऑफ पेपर के पास भर भर के क्या है? प्रोटॉन्स तो है ही, मतलब इन पीस ऑफ पेपर को चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स। क्या चाहिए था? इसी क्रम में क्या हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज ने इसके अंदर इंडक्शन कराया। क्या कराया? देखो ड्राइंग से समझाते हैं। सार्थक थैंक यू सो मच। ये स्केल बच्चों फ्रिक्शन करने के बाद इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया? हमने यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर रखा, ठीक है, इधर ध्यान देंगे। इस पीस ऑफ पेपर में प्लस माइनस ऐसे था, साथ में था। अब ये अलग अलग थोड़ी था, साथ में था। ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही इसके पास माइनस चार्ज आया, यहां सेपरेशन हुआ। क्या हुआ? इसको फिजिक्स में कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग। बोलो ठीक है? अब जरा बताओ, इस नेगेटिव के पास क्या आएगा? मेरे ख्याल से प्लस, तो प्लस 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 इधर सरक गया, माइनस 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 दूर चले गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर प्लस कैसे सरका? अभी तो बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, तो अब क्यों बोल रहे हो कि प्लस आगे चले गया? पूछो यार, पूछो, सवाल तो पूछो। सर प्रोटॉन तो जाता ही नहीं है, बिकॉज प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले गया? बच्चों असल में पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं गया। हुआ ये कि जब प्लस और माइनस में से माइनस नीचे खिसक गया तो यहां प्लस ही तो नजर आएगा। अरे बोलो हाँ या ना? आई बात समझ में? असल में ये हुआ है। तो हमारे पास ड्राइंग में दिखाने का तरीका बच्चों यही है कि यहाँ स्केल के माइनस चार्ज के
कांटेक्ट में नियर बाय पॉजिटिव चार्ज खिंच गया और पेपर का माइनस चार्ज नीचे रह गया। बोलो ठीक है। अब एक बड़ा भयंकर सा सवाल, सर आप कह रहे हो इसके माइनस ने इसके प्लस को खींच लिया, माइनस भी तो था यहाँ, अट्रैक्शन के साथ रिपल्शन भी तो हुआ होगा। सर झूठ बोल रहे हो क्या? बोलो सर झूठ बोल रहे हो क्या? सर क्या बच्चों का बेवकूफ बना रहे हो? बोलो। नहीं यार बेवकूफ नहीं बना, मैं समझाता हूँ। देख देख ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। इस केस के बीच की डिस्टेंस मान ले 1 मीटर, कितनी मान ले भैया? इस केस के बीच की डिस्टेंस मान ले 2 मीटर, इससे तो ज्यादा ही है। अब कूलाम का फोर्स कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको कि मैंने K कहा था, जिसकी वैल्यू 9.9 इंटू 10⁻⁹ थी, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। अबे डिस्टेंस तो नीचे है, डिस्टेंस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोल हाँ या ना? तो सोच के बता, ये फोर्स ज्यादा ताकतवर होगा या दूर वाला? पास वाला। इसीलिए खिंच गया भाई, इसीलिए तो खिंचा है। बोला आया समझ में? ये 10 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, 5 ने 10 में से 5 काटा, तब भी 5 न्यूटन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा, जिसको कि आपने स्केल और पीस ऑफ पेपर में महसूस किया। बोलो चार्ज देख लिया आज? बोलो चार्ज महसूस कर लिया आज? बोलो दुनिया में चार्ज होता है कि नहीं होता? बोलो क्या आप किसी और बच्चे को चार्ज नाम की प्रॉपर्टी समझा पाएंगे? पक्का? क्या वो बच्चा भी फिजिक्स में अच्छे नंबर ला पाएगा? क्या फिजिक्स से बच्चे डरेंगे? नहीं सर। मैं चाहता हूं जो काम अलग प्रदेश में कर रहे हैं, जो काम हम उनसे सीख के कर रहे हैं, वही काम आप भी करें। मौका मिले तो किसी और बच्चे को पढ़ा दें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, खुद पढ़ाएं, आपका भी क्लियर होगा, उस बच्चे का भी क्लियर होगा। बोलो बात समझ में आई? ऐसी आपसे एक्सपेक्टेशन है। क्लियर हो गया? पॉज करो वीडियो को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होप सो आप घर जाके रिवाइज करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। वीडियो को अपलोडिंग में कुछ टाइम तो लग ही जाता है, अमूमन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है। और करण का थैंक यू सो मच, करण ने थंबनेल बनाना सिखाया, अभिषेक ने वीडियोस को एडिट करना सिखाया, इसीलिए संस्कृति वाली 2 कटेड वीडियो एक साथ ऐड हो चुकी है। क्या देखिए आपने? देखिए आपने? ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, कीप स्टडिंग, वर्क वेरी हार्ड, and may you come out with flying colors in the upcoming board examination. जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, चलिए गुड बाय बच्चों।